आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था की कहानी को डीकोड करने जा रहे हैं। एक ऐसे विशाल पुनर्निर्माण की कहानी जिसे आज पूरी दुनिया मोदीनॉमिक्स के नाम से जानती है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा इस बात पर गौर करें, क्या ऐसा मुमकिन है कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विशाल हवाई जहाज का इंजन हवा में ही पूरी तरह से बदल दिया जाए? सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी कुछ वैसी ही है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि आखिर कैसे एक राष्ट्र महज एक दशक के भीतर फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की सूची से बाहर निकलकर सीधे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2014 से पहले के उस दौर को देखें जहां पॉलिसी पैरालिसिस यानी एक तरह की नीतिगत पंगुता का माहौल था, और अब उसे आज के दौर से तुलना करें जहां 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ है और मेक इन इंडिया जैसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक अभियान चल रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि उस धीमे उड़ते हवाई जहाज की पूरी दिशा और ढांचा ही बदल दिया गया है। आइए इस ब्लूप्रिंट के पहले अध्याय को समझते हैं, नए भारत का ब्लूप्रिंट। आखिर इस मोदीनॉमिक्स का कोर आइडिया क्या है? इसका सीधा सा दर्शन है सबका साथ सबका विकास, और इसका मुख्य टूल है मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है व्यापार और निवेश के रास्तों से लाल फीताशाही यानी फालतू के सरकारी नियमों को हटाकर एक रेड कारपेट बिछाना, ताकि अर्थव्यवस्था का ये इंजन बिना किसी रुकावट के पूरी स्पीड से दौड़ सके। और इस नई अप्रोच का असर सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि आंकड़ों में भी साफ दिखा। ये नंबर देखिए, 142 से 77। नीति आधारित प्रशासन और नीति आयोग जैसी संस्थाओं के बनने से व्यापार करने की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में एक जबरदस्त उछाल आया। ये सिस्टम में बढ़ते भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की तरफ, डिजिटल नींव का निर्माण। किसी भी नई मशीन को काम करने के लिए बेहतरीन वायरिंग चाहिए होती है। यहाँ ये काम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया। इसके 3 मुख्य पिलर्स रहे। पहला, आधार कार्ड के रूप में बायोमेट्रिक पहचान। दूसरा, जनधन योजना, जिसने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। और तीसरा, यूपीआई पेमेंट्स की वो क्रांति जिसने लेन देन का तरीका ही बदल दिया। इन तीनों ने मिलकर बहुत ही कम समय में करोड़ों नागरिकों को एक फॉर्मल और ट्रैक किए जा सकने वाले फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा बना दिया। इस मजबूत डिजिटल वायरिंग का एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसके साथ जब विदेशी निवेश मिला तो हमारे पास $650 बिलियन का एक ऐतिहासिक विदेशी मुद्रा भंडार जमा हो गया। ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है जो हमारे इस आर्थिक हवाई जहाज को बाहरी दुनिया के झटकों से महफूज रखता है। तीसरा अध्याय, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। डिजिटल दुनिया के बाद अब जरा जमीन पर आते हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 4 बड़े इंजनों, रेलवे, सड़कें, बंदरगाह और हवाई अड्डों को एक साथ सिंक कर दिया गया है। अब ये अलग अलग नहीं बल्कि एक तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, देश के हर आर्थिक जोन को आपस में जोड़ना और लॉजिस्टिक्स के खर्चे को इतना कम करना कि हमारा सामान पूरी दुनिया के बाजारों में टक्कर ले सके। चौथा अध्याय है देश के टैक्स सिस्टम में किया गया बहुत बड़ा बदलाव। जब इंजन नया है तो उसका एग्जॉस्ट सिस्टम भी तो बदलना होगा। जीएसटी के आने से पहले भारत का टैक्स सिस्टम अलग अलग राज्यों के टैक्स और कर पर कर वाले एक उलझे हुए जाल की तरह था। इस पूरे जाल को हटाकर लाया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। इसने पूरे देश को बिना किसी राज्य की सीमा के एक सिंगल नेशनल मार्केट में तब्दील कर दिया। यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस नए टैक्स सिस्टम ने राज्यों की आर्थिक ताकत का बैलेंस कैसे बदल दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को इस नए सिस्टम से फायदा हुआ, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन आधारित कर है, यानी टैक्स वहीं मिलेगा जहां सामान बिकेगा। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र और गुजरात जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब्स को शुरुआत में चुंगी जैसे करों के खत्म होने से नुकसान उठाना पड़ा। चलिए अब 5वें अध्याय पर आते हैं, आदर्शवाद बनाम आर्थिक हकीकत। अब इस नई और चमकदार आर्थिक मशीन को असल जिंदगी की कसौटी पर परख कर देखते हैं। ये डेटा देखिए, एक तरफ 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ है और इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड निर्माण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मोटरसाइकिल और कारों की बिक्री की ग्रोथ में सुस्ती दिख रही है। ये एक बड़ा सबक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आम लोगों की जेब में खर्च करने के लिए तुरंत पैसा आ गया है।
पॉलिसी के आदर्श और ज़मीनी हकीकत में कैसे टकराव होता है, इसका एक और बहुत ही सटीक उदाहरण सामने आता है। डीजल बचाने और पर्यावरण के लिए किसानों को सोलर पंप दिए गए। ये एक बेहतरीन आइडिया था, लेकिन असल में क्या हुआ? क्योंकि कोई बिजली का बिल नहीं आता, तो किसान पंप को पूरे दिन चालू छोड़ देते हैं। नतीजा, जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है। एक अच्छी नीति ने अनजाने में ही एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। खेती से जुड़ा ही एक और सच देखिए। रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की तरफ मुड़ने की बहुत बातें होती हैं, लेकिन अचानक ऐसा करने से पैदावार गिर सकती है और खाने पीने की चीजों का भारी संकट पैदा हो सकता है। ठीक वैसा ही जैसा हमने हाल ही में श्रीलंका में देखा था। यह साबित करता है कि महज अच्छे इरादों से अर्थव्यवस्था नहीं चलती, उसके जमीनी परिणाम देखने होते हैं। और तो और, अब बात सिर्फ बड़ी पॉलिसियों तक सीमित नहीं है। इकोनॉमी अब व्यक्तिगत फैसलों तक पहुंच चुकी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए अपील की जाती है कि लोग विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें। यानी शादी का वेन्यू क्या होगा, ये भी अब देश की मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक अहम हिस्सा बन गया है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, 2047 की ओर बढ़ता कदम। इतने सारे बदलावों के बाद मंजिल साफ है, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। लेकिन इस मंजिल के रास्ते में कुछ गहरी और गंभीर चुनौतियां भी हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, सही और उपयुक्त नौकरियों की कमी, और सबसे अहम, संपत्ति का कुछ ही हाथों में सिमट जाना। आज देश के टॉप 1% लोगों के पास पिछले 6 दशकों में सबसे अधिक संपत्ति है। ये कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां हैं जो इस पूरे आर्थिक मॉडल के सामने एक बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। और यही हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये नया और पूरी तरह से रीबिल्ड किया गया आर्थिक इंजन क्या साल 2047 तक देश की पूरी आबादी को एक विकसित राष्ट्र तक ले जाएगा, या फिर इसका फायदा सिर्फ ऊपर के 1% लोगों तक ही सिमट कर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।